शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए सीएम वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से पीएम हेलीकॉप्टर से बीएचयू हेलीपैड तक जाएंगे। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम काशी से तमिलनाडु के अटूट रिश्तों पर आधारित प्रदर्शनी व मेले का भी शुभारंभ करेंगे और साथ ही तमिलनाडु के छात्रों के साथ में संवाद भी करेंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन होगा। यहाँ आने वालों को न केवल दोनों जगहों की कला संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। पीएम के साथ मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि पीएम के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। वाराणसी से संवाददाता निमेश राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निमेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। आज 2 बजे पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारियां बिल्कुल दुल्हन की तरह से काफी सजी हुई है। खास तौर पर शाम की लाइटिंग की बात करें, सारे चौक चौबारे स्वागत के लिए सजे हुए हैं। और ये समागम आप समझिए कि 2,500 से 3,000 डेलीगेट्स पूरे तमिलनाडु से यहाँ आने वाले हैं। उसमें ढेर सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, संत हैं, क्राफ्टमैन हैं, आर्टिस्ट हैं। और आज तो इलैया राजा की म्यूजिक भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो इलैया राजा ही ऐसे शख्स हैं जिनके ग्रुप में कभी ए आर रहमान भी कीबोर्ड बजाया करते थे। तो पद्मश्री हैं, सांसद हैं। तो काफी सतरंगी माहौल है और इंतजार बस प्रधानमंत्री के आने का है। रूपांशी, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं? उनको लेने के लिए वहां पर आज कौन कौन मौजूद है एयरपोर्ट पर? पूरे कार्यक्रम की तैयारियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक दिन पहले से ही यहाँ कैंप किए हुए थे। और आज अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों एयरपोर्ट पे मौजूद हैं प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। और पूरा एक तरह से कह लीजिए कि सरकारी अमला, क्योंकि कई मिनिस्ट्रीज भी इसमें शामिल हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की बात करें, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो काफी सारा सहयोग है। और 2,500-3 हजार लोगों की जो गैदरिंग है वो काफी मायने रखती है। जो खासतौर पर काशी और साउथ इंडिया में तमिलनाडु, उनके पुराने रिश्ते रहे हैं, वो फिर से एक बार मैं बताऊं कि इस पूरे काशी में जो धर्म और अध्यात्म कर्मकांड की बातें होती हैं, उस पर कभी दक्षिण भारतीय विद्वानों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। और आज भी उसके निशान जहां तहां मौजूद हैं। मसलन की सुब्रमण्यम भारती को ले लीजिए, उनकी कर्मस्थली काशी रही है। कल वहां धर्मेंद्र प्रधान भी गए थे। तो ये जो आपस में रिश्ता रहा है, उसको फिर से एक बार एक भव्यतम तस्वीर देने की कोशिश की जा रही है। रूपांशी, बिल्कुल। और यानी 2,500 से 3,000 लोगों के बीच की गैदरिंग रहेगी वहां पर। तो ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने के बाद और क्या कुछ कार्यक्रम रहे हैं मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? वहां पे लगभग 2 घंटे प्रधानमंत्री को बिताने हैं वाराणसी में। और कार्यक्रमों की बात करें तो पूरी श्रृंखला 1 महीने तक चलने वाली है, जिसमें ढेर सारी प्रदर्शनी होंगी, फूड प्लाजाज हैं, क्राफ्ट की एग्जीबिशंस हैं। तो ये सारी चीजें महीने भर चलने वाली हैं। रूपांशी, फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति को सहेजे हुए काशी तमिल संगमम की पहली ट्रेन शनिवार की मध्य रात्रि बनारस स्टेशन पहुंची। वहीं अतिथियों के स्वागत के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनारस स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधान ने यात्रियों का वड़क्कम काशी की परंपराओं के अनुसार मंत्रोच्चार और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि ये ट्रेन 17 नवंबर को रामेश्वर से चली थी, जिसे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर S मुरुगन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिनों के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान लगातार चुनाव प्रचार करेंगे।
पीएम की आज पहली सभा वलसाड में होगी। इस दौरान उनका वापी में रोड शो के साथ कल सौराष्ट्र में 4 जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और वो वेरावल, देराजी, अमरेली और बाटादा में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की लहर है और विपक्ष का गुजरात विरोधी एजेंडा फेल हो गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के स्टार प्रचारक हर विधानसभा में जाकर प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात पहुंचे और उन्होंने मोरबी में बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोरबी पर प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा, लेकिन उसके बावजूद मोरबी कैसे फिर से जीवंत खड़ा हुआ है, ये किसी से नहीं छिपा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि गुजरात की धरती पर उन्हें आने का मौका मिला है। ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पीएम मोदी की जन्मस्थली है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात मॉडल का डंका न केवल देश बल्कि विदेश में भी बज रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र की विकास योजनाओं को भी गिनाया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में भी वोट मांगने की अपील की है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि की का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ का पावन धाम का प्रदेश है। मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद इस प्रदेश में निरंतर बना रहता है और उस प्रदेश की धरती से आज मुझे भगवान कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन गुजरात की धरती में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अभिवादन करता हूं। की जनता के साथ में खड़ा हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। रात दिन जिस रूप में कार्य हुआ, श्री कांति भाई, अमृत्या जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान में जोखिम में डाल करके एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए वहां पर कार्य किया था। और भाइयों बहनों, लेकिन मोरबी चुनौतियों से जूझता हुआ सदैव विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़ा हुआ। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की चुनौती मोरबी के सामने पहली बार नहीं आई है, बार बार आई है और उस चुनौती का सामना करते हुए मोरबी हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे 1979 के उसी स्थल पर हुए दुर्घटना का मामला रहा हो, साइक्लोन के समय, और चाहे वह भूकंप के समय जब लोग मानते थे कि अब गुजरात का क्या होगा, मोरबी को खड़ा होते हुए और फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया ने देखा है। इसके लिए मैं आप सबके इस जीवंतता के लिए हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य और अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक
एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। ये गुजरात की धरती है। और भाइयों बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है।